ओके बेटा, अब हमारे लिए नया टॉपिक जो आता है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर दो सब टॉपिक्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए, सबसे पहला 12.2.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। मेजरली कैपेसिटर को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है उनके ज्योमेट्रिकल शेप, कि उनका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा उस बेसिस पे। दूसरा होता है कि दो प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर में, आप जानते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है ना? दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्लास्टिक भरा हुआ है, कॉटन भरा हुआ है, सिरामिक मालूम है ना? सिरामिक क्या होता, और क्या चीनी बोलते हैं इसको, कौन सी चीनी तो बोलते हैं ना उसको, सिरामिक। चल ठीक है, वो सिरामिक बाउल तकरीबन सभी को मालूम हो, सिरामिक जो होता है ना, जो अपने बर्तन भी बनते हैं। फ्यूज़ का बॉक्स जो रहता था पुराने, अब तो चलो बॉक्स आ गया प्लास्टिक का, डायरेक्ट ट्रिप डाउन हुआ था, मगर पहले वो फ्यूज़ होते थे, डायरेक्ट आप लगाते थे, सिरामिक से बने हुए। ये बेहतरीन इंसुलेटर्स है, साथ ही साथ वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप एक तरह से बांटा जाता था कि भैया ये टाइप के कैपेसिटर है, और एक होता था डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बेसिस पर। मगर हमको हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है मेजरली, वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। तीन तरह के हमारे कैपेसिटर हमारे स्टडी में हैं। सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गौर से देखें बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं P1 एंड P2। उसमें से एक प्लेट को चार्ज किया जाता है पॉजिटिवली, प्लस Q, याद होगा। दूसरी प्लेट लाते हैं आप, न्यूट्रल प्लेट, जिसके अंदर के साइड क्या जमा हो जाता, नेगेटिव चार्ज, और अर्थिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या करता, इलेक्ट्रॉन खींच लेता ज़मीन में से। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट जो कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें ऐसे दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स होते हैं, दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स होंगे इस तरह के, है ना, और उसके बीच में आपका कोई, जनरली अभी तो फिलहाल एयर है, मगर कभी कभार कोई इंसुलेटिंग मीडियम डाला जाता है फिलहाल। और इसका जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, वो होता है A/0/d, जहाँ A होता है एरिया ऑफ द प्लेट्स, ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, D होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। फिलहाल ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है, अगले टॉपिक में इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन है, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा। फिर उसके बाद हमारे लिए आया दूसरा, कौन सा है, अच्छा बताया नहीं मैंने लिस्ट, हाँ, दूसरा रहेगा स्फेरिकल कंडेंसर। सेकंड रहेगा स्फेरिकल कंडेंसर। इसमें दो स्फेरिकल शेप के मेटालिक स्फीयर होते हैं, और फिर उसके बाद इसमें से अंदर वाले स्फीयर को कभी चार्ज किया जाता है, तो कभी आउटर वाले स्फीयर को। हम लोग को अंदर वाला ही है इस्तेमाल में, आउटर वाले को नहीं है। आउटर वाले स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट किया गया है, और उसमें भी नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर जमा हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो समझ में शायद आपको आया होगा, क्योंकि देखो हुआ क्या था, जब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मैंने यहाँ रखा, इसने इसके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अंदर की तरफ खींच लिया। हाँ, एक ही बात है, वो कंडेंसर कैपेसिटर एक ही बात हो, एक ही इसको बोलते हैं, दो अलग अलग नाम, मंसूर भी मैं, पाशा भी मैं, तो ऐसा है। तो कंडेंसर, तो इसको जब रखते हैं तो ये नेगेटिव चार्जेस को अंदर की तरफ खींचता है, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस को ढकेल देता है। फिर ये क्या करता है, ज़मीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो बाहर जमा हुए थे,
और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिए, और ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गया, है ना। मान लो इसका रेडियस जो था ए था, स्मॉल ए, और इसका रेडियस बी, ए बी R1 R2 करके भी दिया जाता है ना। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा फिर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, बी माइनस ए, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आया है। एज पर माई नॉलेज मुझे जहाँ तक लगता है कि नीट एग्ज़ाम में अगर ये आपको आया तो ये सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन देगा आपको, बट दिया भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी भी प्रैक्टिस करने वाले अपन। तीसरा आता है सिलेंड्रिकल कंडेंसर, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है और आपके पंखों में, कूलर में आपको यही कंडेंसर नज़र आता है ना। वो जो एसी का कंडेंसर ख़राब होकर पड़ा है ना, और जो वापस से ख़राब हो गया है ना, वो सिलेंड्रिकल कंडेंसर है ना। वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, है ना, वो बोला था उसने जब क्या चेंज किया था कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम्हारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है, तो भैया वो हुआ, और आज आप जो झेल रहे हैं उसकी वजह से। नहीं सस्ता नहीं, अच्छे डाले थे। देखो जा, तो उसमें दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं इस तरह के। मान लो इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है, इसका इनर रेडियस स्मॉल ए और आउटर रेडियस स्मॉल बी, है ना। और अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया अब बताओ इसका कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना है। तो ये है C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 L स्मॉल l नेचुरल लॉग ऑफ B बाई ए, B बाई ए R2 अपॉन R1, अगर B की जगह R2, A की जगह R1, तो R2 अपॉन R1 भी बोल सकते हैं। 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें भी नीड में भी अगर ये क्वेश्चन आया इसके ऊपर तो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला फॉर सिलेंड्रिकल कंडेंसर, बट हाई, मतलब मैं तो बोलूँगा हाईली, मतलब चांस कम है इसका आने का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आने का, है ना। आएगा भी तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल शायद ही आए, बट इन केस अगर आ भी गया तो यू शुड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। अब हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ठीक, पहले आप ये लिख लीजिए, बड़े इत्मीनान से फिर आप लेंगे इसका, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ईच होता नहीं है, लॉग टू द बेस 10 डालेंगे तो 2.303 लगाना पड़ेगा। नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस ई बोल सकते, अगर लॉग टू द बेस 10 है तो 2.303 लगाओ। बहुत आसान है डेरिवेशन इसका, बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो भाई यहाँ पर आपको दो टाइप के पढ़ना है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ विदाउट डाई इलेक्ट्रिक,
बिना डाई इलेक्ट्रिक के, अभी जो फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ, प्रोबेबली कल, आज तो नहीं हो पाएगा वो, कल जो डेरिवेशन होगा वो विथ डाइलेक्ट्रिक का होगा। काफ़ी नहीं, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, मामूली सा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक का। अब देखो यहाँ इमेजिन करो कि आपके पास इस किस्म से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट P1 पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट P2 पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब ऐसा है, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट P लूँगा दो प्लेट्स के बीच में, मुझे पता लगाना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होगी। सबसे पहला काम ये है मेरा, मैं देखूंगा यहाँ से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है और यूनिफॉर्मली यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है, यहाँ से निकलकर यहाँ तक के क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। थ्रू आउट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आपकी सेम होती है, कांस्टेंट होती है, वैल्यूज की बदलती नहीं है। चलो ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं आपके डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट अमजद, फील्ड एट P ड्यू टू प्लेट P1 इज, प्लेट P1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आप बोलेंगे E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, यानी एक इन्फाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट होती है ना, या कोई भी प्लेन शीट हो, उसके कारण उसके थोड़ा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लेट P2 इज, पॉइंट P पे प्लेट P2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, मैं बोलूँगा वंस अगेन सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। अगर कोई सोच रहा होगा सर माइनस साइन लगाना चाहिए, मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकालते वक्त साइंस नहीं प्लेस करते, अनलेस आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तब तक कि आप इसको यूज़ नहीं करते। यहाँ कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स रिप्रेजेंट नहीं करना था। देखो आप थोड़ा सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर भागती है, तो यानी पॉइंट P पे फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, और प्लेट P2 के वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि चाहे प्लेट P1 हो या चाहे प्लेट P2 हो, दोनों भी प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं therefore E net is equals to, या just E is equals to sigma upon twice epsilon naught plus sigma upon twice epsilon naught, therefore E is equals to कितना हुआ बेटा, sigma upon epsilon naught। आई बात समझ में? ठीक है भाई, चलो मान लिया ये सिग्मा की वैल्यू है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो सिग्मा जो कि मैं जानता हूं टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ये वैल्यू यहां डाल दो, तो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के जगह क्या डालेंगे अपन, Q बाय A, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। मगर मैं बोलूँगा ठीक है चलो माना, मैं बोलूँगा यार बट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला मैं जानता हूँ, V बाई डी। जनरली ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच की है वो, E इक्वल्स टू V बाई डी। बोले सर ये कहाँ से आया, भैया देखो कैसा है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, याद आया है ना, डी वी बाय डी आर। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है ना,
और डी आर बोले जो डिस्टेंस कितना है, डी है, मैग्नीट्यूड में ले लिया मान लो मैं, तो वी बाई डी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वी बाई डी। हाँ बिल्कुल मालूम है कि ई का फॉर्मूला वी बाई डी होता है, लिख दे उसकी जगह। हाँ जी लिख दिया, ये आ गया वी बाई डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके चलो ठीक है, अब ए एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाओ, वी को इधर लेकर आओ, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल वी। अब जरा बताओ तो क्यू बाई वी क्या होता है, कैपेसिटी होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर कैपेसिटी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन जीरो बाई जी। आया बात समझ में आपको? तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर अब देखा जाए तो तीन बातों पे डिपेंड करता है। कौन सी वो तीन बातें हैं? एरिया ऑफ द प्लेट है ना, एप्सिलॉन जीरो मीन्स परमिटिविटी ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, और डी बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है ना, प्लेट्स के बीच का क्या डिस्टेंस है, इन बातों पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, लिख लीजिए। अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक करके अलग ही टॉपिक है और इसी से रिलेटेड है, वो हम लोग कल देखेंगे। ओके।